नमस्कार दोस्तों, लोकतंत्र प्रेस में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं कि किसान आंदोलन अपनी चरम सीमा पर चल रहा है, उधर सरकार अपनी फरेब नीतियों के कारण किसानों के मन को नहीं लुभा पा रही है। और आज इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट मदन लाल कलकल जी। कलकल जी, अगर हम आपसे एक ये बात पूछें कि ये जो फार्मिंग एक्ट्स हैं, इनकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी क्या है? नमस्कार सुरेंद्र जी, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद दूंगा आपकी लोकतंत्र प्रेस के लिए कि भाई आप इसके माध्यम से मेरे को लेकर के जनता के बीच में जा रहे हैं। रही बात इस फार्मिंग एक्ट की जो संवैधानिक मान्यता है वो क्या है। देखिए, संवैधानिक मान्यता के दो अलग अलग पहलू हैं। पहला पहलू है कि जब ये कानून लोकसभा में आया तो लोकसभा में जो सरकार मौजूदा सरकार है उसकी पूरा बहुमत है। और अगर उसका पूरा बहुमत ना भी हो तो मैं आपको दूसरा भी एक वो पहलू बता देता हूं कि जब कोई कानून किसी सरकार का गिरना की स्थिति में आ जाता है तो ऐसी स्थिति में वो क्या करते हैं कि लोकसभा का और राज्यसभा का ज्वाइंट सेशन बुला लेते हैं। और राज्यसभा का ज्वाइंट सेशन बुलाने के बाद में लोकसभा में तो उनकी अच्छी खासी तादाद आज के डेट में है। रही बात राज्यसभा में भी उनकी तादाद अच्छी हो गई है। तो जब कोई भी बिल आता है तो उस पर वोटिंग की बात आती है और वोटिंग में आज की डेट में उनके अच्छे नंबर होने की वजह से लोकसभा में और राज्यसभा में तो कानूनन तो वो पास हो गया है। ये तो इसकी संवैधानिक मान्यता है। और संविधान के तौर पर अगर आप उसकी बात करें कि भाई बहुमत से पास हुआ कानून है ये। हाँ, अगर इसका कोई दूसरा पहलू हो तो वो आप मेरे से पता करें। देखिए, जैसा कि हमारी जानकारी के अनुसार संविधान में जो है 3 तरह की कानून बनाने के लिए 3 तरह की लिस्ट होती हैं। एक सेंट्रल लिस्ट हो गया, एक स्टेट लिस्ट हो गया, एक कॉन्करेंट लिस्ट हो गया। तो ये जो कानून है सेंटर की लिस्ट में ही नहीं आते हैं, बल्कि ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड, उनकी ज़मीनों से रिलेटेड, क्रॉप से रिलेटेड, ये जो है स्टेट लिस्ट में आते हैं। बिल्कुल, आपने सही कहा कि ये स्टेट की लिस्ट में आते हैं क्योंकि हर स्टेट का अलग अलग मतलब हर स्टेट के अलग अलग एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट हैं। और जिस भी स्टेट के एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट हैं उसकी अपनी अपनी विविधताएं हैं, उसकी अपनी अपनी समस्याएं हैं। कहीं पर वो फायदे का सौदा है और कहीं पर वो सब्सिडी का सौदा, कहीं पे वो घाटे का सौदा भी है। ज़रूरी नहीं है कि जैसे उत्तर भारत में गन्ना जिस तरीके से होता है साउथ में भी गन्ना उस तरीके से होता हो। और दूसरी बात कि जैसे उत्तरी भारत में गेहूं होता है, ज़रूरी नहीं है कि साउथ के जितने भी हमारे दक्षिणी भारत के जितने भी राज्य हैं उनमें भी गेहूं होता हो। पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं हमारे उनमें गेहूं नहीं होता है, वहाँ पर चावल होता है। हमारे जो दक्षिणी क्षेत्र के जितने भी स्टेट हैं उनमें चावल ही होता है, गेहूं नहीं होता है वहाँ पर। और जो पश्चिम के हमारे प्रांत हैं, पंजाब है, राजस्थान में, वहाँ पर गेहूं होता है। और राजस्थान में गेहूं के साथ साथ ज्वार और मक्का, बाजरा भी होता है। अब ये जो अलग अलग विविधताएं हैं, जो विविधता वाली फसलें हैं, उनकी समस्याएं भी अलग हैं, समय भी अलग है उनका। जब उनकी विविधताएं अलग हैं और समय अलग है तो इन समय और विविधताओं के अनुसार ही उसका प्रोडक्शन और उसकी किसान की जो समस्याएं हैं वो भी अलग अलग हैं। नहीं, जैसे कि हमारा ये कहना था कि ये स्टेट लिस्ट का कानून जो है ये स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट में आता है। मैं आपकी बात समझ गया सुरेंद्र जी। ये स्टेट की लिस्ट में ही आना चाहिए और हर स्टेट की जिस तरह की वहाँ की जो भौगोलिक समस्याएं हैं और जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं उसके अनुसार से स्टेट लिस्ट में ही इसको रखना चाहिए था। और स्टेट के अनुसार ये नहीं कि पूरे भारत में सेंटर से कानून बन गया और पूरे भारत में उसको लागू कर दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और ये जो कानून बना है बिल्कुल गलत बना है। ये एक तरीके से मनमानी कह लीजिए या तानाशाही कह लीजिए, ये सरकार की तानाशाही है भारत के किसानों पर इस कानून को थोपने की। अब हम आपसे एक और चलते चलते एक और सवाल पूछ लेते हैं कि जिस तरीके से सरकार और किसानों के बीच की बातों का दौर चल रहा है, वार्ताओं का दौर चल रहा है, उसमें आपको क्या लगता है?
देखिए, जो किसानों के और सरकार के दौर चल रहे हैं, सुरेंद्र जी, मैं आपको एक और बात बता देता हूं कि मैं एडवोकेट हूं और आपने भी बताया, इंट्रोडक्शन किया कि मैं एडवोकेट हूं। एडवोकेट होने के नाते हम अभी अपने एडवोकेट भाइयों की मीटिंग करने के लिए हम 20 तारीख को हम हरिद्वार गए थे। तो जब हरिद्वार गए थे तो यहाँ से दिल्ली का रास्ता है ये, मेरठ होते हुए, तो हमने देखा कि जो सरकार समर्थित कुछ सरकार के जो मतलब जो सेंटर में सरकार बैठी है और उसको सपोर्ट करने वाले जो उनके सपोर्टर्स हैं, वो ट्रैक्टर ट्रालियों में छोटे छोटे बच्चों को बिठा करके और मोदी जी के पर झंडे लगा करके रैली निकाल रहे थे इस बिल के समर्थन में। ये क्या है? ये इन्होंने एक दूसरा काम चलाया है इसको डाइल्यूट करने के लिए, किसानों के इस मूवमेंट को तोड़ने के लिए, मगर ये टूटने वाला नहीं है, ये भी मैं आपको बता दूं। क्यों? क्योंकि देखिए, हालांकि मैं वो भाषा नहीं बोलना चाहता, कुछ हैं सुविधा भोगी लोग और कुछ हैं मेहनत कश लोग। जो सुविधा भोगी लोग हैं वो बहुत ज़्यादा टिक नहीं पाते किसी भी चीज़ में, और जो मेहनत कश लोग हैं, जब मेहनत कश लोग दूसरों को मेहनत करके खिला सकते हैं तो वो अपने लिए भी मेहनत कर सकते हैं और अपने अधिकारों के लिए भी लड़ सकते हैं। इस समय पर पाला किसानों से पड़ा है और एक स्टेट का किसान नहीं है, पूरे भारत का किसान यहाँ पर इकट्ठा है। इस बार सरकार को किसानों के आगे झुकना ही पड़ेगा और ये बात तय है, क्योंकि अभी भी किसान आए ही जा रहे हैं। हालांकि एक सरकार ने किसानों की बात अभी तक मानी नहीं है, वो प्रपोजल दे रहे हैं, बीच बीच में उसे निगोशिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, तरह तरह के प्रलोभन दे रहे हैं, मगर होने जाने वाला कुछ नहीं है। किसान इस समय पर अड़े हुए हैं और वो अपनी बातों को मनवाने के लिए अडिग हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मदन लाल कलकल जी, आप हमारे साथ में जुड़े, आपने अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि किसानों का आंदोलन लगातार जारी है और सरकार अपनी मनमानी और निरंकुश रवैये पर अड़ी हुई है, और हम सरकार से यही उम्मीद करते हैं कि सरकार इस समस्या का जल्द से जल्द कोई ना कोई हल निकालेगी। नमस्कार। कोरोना के इस संकट काल में घर बैठे करें स्वरोजगार की पढ़ाई। मध्य प्रदेश का अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय आपको बनाएगा आत्मनिर्भर। प्राथमिक चिकित्सा विशेषज्ञ डिप्लोमा करें और पाएं नौकरी, या शुरू करें अपने खुद का फर्स्ट एड सेंटर। गौपथ स्मार्ट मेमोरी आयुर्वेदिक सिरप, जो आपकी याददाश्त को बढ़ाता है, दिमाग को तेज करने के साथ साथ पढ़ाई के वक्त आपकी एकाग्रता बढ़ाने के लिए क्लिनिकली टेस्टेड रामबाण सिरप है कि इसको ऑर्गेनिक जड़ी बूटियों से बनाया गया है, यानी इस्तेमाल की गई जड़ी बूटियों को जहरीले केमिकल वाले फर्टिलाइजर्स या खाद से तैयार नहीं किया गया, और ये पूर्ण रूप से आयुर्वेदिक है। माई मेमोरी इज स्मार्ट मेमोरी। आई एम स्मार्ट गर्ल, आर यू?